जीटीबी अस्पताल में शव के जल्द पोस्टमार्टम को लेकर परिजन बैठे धरने पर। परिजनों का आरोप, ससुराल पक्ष पर हत्या के संगीन आरोप। तो वहीं पीड़ित परिवार के साथ मेरठ के विधायक भी रहे थे मौजूद। अनुमति के बाद भी नहीं खुले यमुना पार्क के सिनेमा हॉल। मूवी प्रेमियों को अभी करना होगा और इंतजार। मेन रोड पर बीचों बीच बना गड्ढा दे रहा है बड़ी दुर्घटना को दावत। वहीं प्रशासन इलाके में जानलेवा गड्ढा होने की खबर से है बेखबर। चोरों के हौसले दिखे बुलंद। दिन दहाड़े घर के बाहर से चोरी की गई बाइक चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस जांच में जुटी। मंदिरों में शुरू हो चुकी है नवरात्रों के पूजन की तैयारियां। इस बार कोरोना के चलते श्रद्धालुओं को नहीं होगी मंदिरों में किसी भी मूर्त को छूने की इजाजत। सिर्फ दूर से ही कर सकेंगे भगवान के दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित जीटीबी हॉस्पिटल में मेरठ का एक परिवार अपनी बेटी के जल्द पोस्टमार्टम को लेकर धरने पर बैठ गया है। पीड़ित परिवार के साथ मेरठ के सरगना सीट से बीजेपी विधायक संगीत सोम भी मौजूद रहे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी मेघना की ससुराल वालों ने हत्या कर दी है। मेघना मानसरोवर गार्डन के स्कूल में शिक्षिका थी और 2014 में उसकी शादी पंचशील गार्डन में रहने वाले रोहित जैन से हुई थी और तब से ससुराल वाले उनकी बेटी को परेशान कर रहे थे। बीते 10 अक्टूबर को ससुराल वालों ने लड़की के परिजनों को बताया कि उनकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन पीड़ित परिवार ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हत्या के बाद से उनको उनकी बेटी का शव तक नहीं दिखाया गया और 7 दिनों तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। धरने के बाद जहां एक अस्पताल प्रशासन उन्हें जल्द शव सौंपे देने का आश्वासन दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिजन इंसाफ की गुहार भी लगा रहे हैं। 10 अक्टूबर की सुबह लगभग 10 बजे मेरे बेटे के फ़ोन पर फ़ोन जाता है रोहित जैन का कि मोनू मेघा ने फांसी लगा ली। हम तुरंत हमारे चलते हैं। 14 मिनट बाद फिर उसका फ़ोन जाता है, उनको ख़त्म हो गया है। बस हम अपनी हालत लेकर यहाँ आए। करीब 1 बजे उनके घर पर पहुँचे। वहाँ हमें उनमें से कोई नहीं मिला। मेरे साथ जो भी लोग थे 10-5, उन्हें देखा तो कहने लगे भाई फांसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बेड की और छत की ऊंचाई बहुत कम थी। हम जैसे ही नीचे आ रहे थे उनके फ्लैट से, जिनमें वहाँ औरतें खड़ी थी, उन्होंने मुझे बुलाया साइड से, कह भाई साहब हमारा नाम तो लेना मत, लेकिन ये इन्होंने मारी है। मीन्स की पोस्टमार्टम कुछ भी नहीं हो रहा है। हमें धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाल जाते हैं एसडीएम ने। वो 3rd नंबर की मेघा जैन थी। हमारे पापा ने हमें सबको पढ़ाया, 5 को। 3 गवर्नमेंट जॉब में, वो भी गवर्नमेंट जॉब में थी, इंग्लिश टीचर थी। इतना सब कुछ करते हुए आज मेरे पापा को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हमें खबर आती है कि वो मर गई और हमें आज तक ये नहीं पता वो है भी या नहीं है, उसकी लाश है भी या नहीं है। अंदर मोर्चरी में बंद है, हमारे आने से पहले मोर्चरी में बंद हो गई और हम यहाँ बैठे हैं, ना उसके दर्शन कर सकते हैं, ना पोस्टमार्टम हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। हम पागलों की तरह भटक रहे हैं इधर उधर। देखिए, आज 7वां दिन है इस बच्ची की हत्या हुई और 7 दिन में अभी तक ना पोस्टमार्टम हुआ है, ना कोई कार्रवाई हुई है। और पोस्टमार्टम आप देखिए कि इन लोगों को अभी तक बच्ची के दर्शन तक नहीं करने दिए और यहाँ के एसडीएम ना फ़ोन उठा रहे हैं किसी का, और ये लोग गए तो इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो क्या दिल्ली सरकार ऐसा ही करती है? दिल्ली की सरकार यही कराती है क्या? दिल्ली की सरकार देश में ढिंडोरा पीटती फिरती है सुशासन का। दिल्ली की यहाँ के एक एमपी जाके पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ढिंडोरा पीटते फिर रहे हैं बच्चियों के लिए, लेकिन दिल्ली में क्या हालत हो रही है? बच्चियों की हत्या हो रही है और उनके दर्शन तक नहीं करने दिए जा रहे हैं। 1 हफ्ते से पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या होगी? उन्हें लगता ही है शायद कि हम लोग इतनी दूर से हैं, हम केस नहीं लड़ पाएंगे, पैसे वाले भी बहुत हैं। पता नहीं किस तरह के दबाव में प्रशासन है कि एसडीएम, तहसीलदार, कोई भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हमें धक्के दिए जा रहे हैं। 7वें दिन तक भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और जिस तरह उन्होंने आत्महत्या का रूप दिया है, हमें मिलने नहीं दिया गया। पोस्टमार्टम ना होने के पीछे भी कहीं ना कहीं यही कारण है कि वो सबूतों को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से मार्च से बंद सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को सरकार ने खोलने की अनुमति दे दी है। बावजूद सिनेमा हॉल अब तक नहीं खुले हैं। सिनेमा हॉल के मैनेजर ने बताया कि हॉल्स में सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं। सिटिंग प्लान और परिसर को सैनिटाइज करने के लिए
व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसके लिए अभी 1 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है। ऐसे में मूवी प्रेमी को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। पूर्व दिल्ली के कड़कड़ी मोड़ से हरगोविंद इनक्लेव की तरफ आने वाली मेन रोड पर बीचों बीच एक गड्ढा है। बीचों बीच गड्ढे बने होने से न सिर्फ आने जाने वाले लोगों को तमाम परेशानियां हो रही हैं, बल्कि गड्ढा किसी भी बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकता है। जब हमारे सीसीएन की टीम ने इलाके के विधायक से बात की तो उन्होंने संबंधित अधिकारी को इसे जल्द से जल्द ठीक कराने के आदेश दिए। अब देखना ये होगा कि गड्ढे को भरने के लिए प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है। मंगलम रोड पर जो गड्ढा है जिसके ऊपर बैरिकेड रखा हुआ है, वो या तो कोई सीवर धंस गया है या ज़मीन धंस गई है। उसके लिए जो डीडीए के संबंधित एक्शन है उनको बोल दिया गया है और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले सप्ताह में वो समस्या का निदान हो जाएगा। तो आप ये जो मेरे नोटिस में लाए हैं, मैंने अभी तुरंत एक्शन से बात की है और मैं ये समझता हूँ कि जल्दी समस्या का निदान हो जाना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि आपने इस चीज़ को उठाया, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पूर्व दिल्ली में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिससे लोग डर के साए में जी रहे हैं। ताज़ा मामला गीता कॉलोनी का है, जहां घर के बाहर से दिन दहाड़े बाइक चोरी हो जाती है। सीसीटीवी कैमरे में आप साफ देख सकते हैं कितने आसानी से चोर बाइक को लेकर फरार हो रहे हैं। दिन के 2:45 पर आते हैं और 2:50 पर बाइक लेकर चले जाते हैं। मात्र 3 मिनट के अंदर ये सारा काम होता है। पीड़ित ने मामले की एफआईआर गीता कॉलोनी थाने में दर्ज करा दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। सर मेरे ना घर पे चोरी हो गई है। कल घर के बाहर गाड़ी खड़ी करी थी, उसके बाद हम लोग मंदिर 4 दिन पहले गाड़ी लेके आए हैं हम लोग अपनी, और मंदिर गए थे। मंदिर से आए हैं तो घर के बाहर गाड़ी लगाई थी और घर के अंदर चले गए हम लोग खाना वाना खाने। 5-10 मिनट बाद आए हैं घर के बाहर तो गाड़ी थी नहीं। एक लड़का पीछे से आ रहा था फ़ोन पे बात करते हुए आया, मेरी गाड़ी पे बैठ गया और उसने पता नहीं क्या लगाया उसके अंदर, लॉक सा तोड़ के, और 5 मिनट के अंदर ही वो गाड़ी लेके चला गया। वो हम सीसीटीवी कैमरे में, हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा लगा, उसके अंदर हमने देखा तो उसके अंदर वो लड़का गाड़ी लेके जा रहा था। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का चरणबद्ध तरीके से विरोध जारी है। इसी के तहत चांदनी चौक समेत पूर्व दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने किसानों से ऑनलाइन मुलाकात की। कांग्रेस नेता गुरचरण सिंह राजू का कहना है कि बीजेपी किसानों की मांगों को नजरअंदाज कर उनके साथ गलत कर रही है, जिसे लेकर देश का किसान आज सड़कों पर है। साथ ही कांग्रेस ने किसानों से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस किसानों के साथ है। सब जगह पर हम अपने लोगों को बुलाकर यहाँ पर दिखा रहे हैं और जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, गोष्ठी हो रही है, उस गोष्ठी की चर्चा जो वहाँ पर लाइव आ रही है वो हमारे लोग सुन रहे हैं। सुनने मतलब ये है कि उनको पता चले, जिससे कि हम लोगों को जवाब दे सके कि भैया एमएसपी का मामला है, जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार होने का मामला है, आज जो किसान सड़कों पर आया हुआ है उसका जो मामला जो चल रहा है उसको सब बताने की कोशिश हम कर रहे हैं अपने वर्करों को, अपने लोगों को। पार्लियामेंट में ज़बरदस्ती ये बिल लाके पास कर दिया गया है विदाउट सहमति से। इसमें किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है और हम हर व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है। तो हमारा यही मोटिव है कि किसानों को जगाना, कि बताना कि ये बिल आपके विरोध में आया तो आपके हक में नहीं आया। अगर बिल इनके हक में आता तो नेचुरल बात है कांग्रेस पार्टी उसका विरोध नहीं करती। शनिवार से नवरात्र शुरू होने वाले हैं। 9 दिन तक मां की आराधना का पर्व नवरात्रि एक उल्लास का त्योहार है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक में एक नई ऊर्जा भर देता है। इस 9 दिनों में कई लोग मंदिरों में जाकर मां की आराधना करते हैं, लेकिन कोरोना महामारी की मार इस बार नवरात्रि पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मंदिर में इस बार श्रद्धालुओं को किसी भी भगवान के पैर को छूने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इसके साथ ही सिर्फ मंदिर के पुजारी भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर किसी भी विषय वस्तु को छूने की इजाज़त नहीं होगी। तो वहीं मास्क और हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही मंदिर प्रवेश करने की अनुमति होगी। गेट बना दी हैं, एक गेट से एंट्री है और दूसरी गेट से आउटर है, और उसमें हमने 2 मशीन अपनी इसके लिए सैनिटाइज़र के लगा दी है। एक तो मेन गेट पे लगाई है और एक मंदिर के बाहर लगाई है, जिससे ये है कि कोई भी आए सबसे पहले वो सैनिटाइज अपने आप को करे और उसके बाद वो मंदिर में एंटर करेगा। हमने इस बार मंदिर का जो समय है वो भी कम कर दिया है, वो सुबह 6 बजे से लेकर और रात को 9 बजे तक हम मंदिर खोलेंगे। जो भी अंदर प्रवेश करे उसके लिए नियम लिखवा दिए हैं। मास्क लगा के आए, मशीन में सैनिटाइज करवाएं
उचित दूरी बनाए रखें और एक कोई भी चीज़ को छुए नहीं। कोई भी जो भक्त आता है आरती करे, पूजा करे, प्रसाद चढ़ाए, वो सब काम मंदिर पंडित जी का होता है। कोई मूर्ति छूने का काम उनका नहीं होता हमारा। चलिए, तो आपको दिखा रहे थे नवरात्रों से पहले की तैयारी किस तरीके से की जा रही है और मंदिर प्रशासन के जो लोग हैं उनसे भी हमने जानने की कोशिश की है कि इस बार क्या कुछ तैयारी कोविड-19 को देखते हुए की गई है। तो यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु मंदिर आ रहा है, जिसकी श्रद्धा मंदिर से ही जुड़ी है, उन लोगों को मास्क पहनना ज़रूरी होगा। सैनिटाइज़र का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। सैनिटाइजिंग जो है पहले की जाएगी, उसके बाद ही अंदर मंदिर में एंट्री होगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो सूचना बोर्ड यहाँ लगा दिया गया है और किसी भी मंदिर की वस्तु को कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, CCN। पूर्व दिल्ली के अशोक नगर वार्ड से बीजेपी की महिला पार्षद रीना महेश्वरी की स्कूटी पर चोरों ने दिन दहाड़े हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात उनके घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद होगी, जिसमें साफ देखा जा सकता है किस तरह लाल टोपी लगाए और मास्क पहने एक शख्स स्कूटी पर पहले तो 15 मिनट तक बैठा नजर आया और मौका ही मिलते ही स्कूटी की चाबी, जी हां, स्कूटी में चाबी लगाई और वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में जुट गई है। कल से कई इलाकों में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर रामलीला का मंचन होगा। कोरोना काल के दौरान रामलीला करते समय तमाम एहतियात बरते जाएंगे। पूर्व दिल्ली में इस कोरोना काल के दौरान कैलाश नगर में रामलीला का मंचन नहीं किया जाएगा। पिछले 34 सालों से मंचन किया जा रहा था। आयोजकों का कहना था कि हमको रामलीला के लिए परमिशन नहीं मिली। 600-700 लोगों का स्टाफ हमारा खुद का होता है, 200 लोगों की परमिशन में रामलीला का आयोजन कैसे होगा। कोरोना काल में ऐसे में रामलीला होना मुश्किल है। रामलीला को लेकर उत्साह में इस बार कमी दिखाई दी है और आर्टिस्टों ने भी काफ़ी रिहर्सल्स पहले किए थे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अब वो मज़ा नहीं दिखाई दिया है। हम काफ़ी सालों से रामलीला 34 सालों से हमारी रामलीला हो रही है और अब के पहली बार कोविड-19 के कारण जो रामलीला नहीं हो रही, हमने सारी परमिशनें लगाई थी। हमें ग्राउंड की परमिशन मिल चुकी है और आगे परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई परमिशन नहीं आई। कल भी मेरी SHO साहब के से गांधीनगर थाने से बात हुई थी और उन्होंने कहा था अभी कोई गाइडलाइंस हमारे पास नहीं है। हम गए भी थे वहाँ पे, मगर जैसे टेलीविज़न के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से आ रहा है कि 100 आदमी की, 200 आदमी की परमिशन दी जा रही है और उसमें ऑनलाइन दिखा सकते हो, जबकि 100 तो कलाकारी होते हैं और 100 कमेटी के मेंबर हैं। मेले जैसे मान लिया टेंट वाले हैं, स्टेज वाले हैं, लाइट वाले हैं, समझे, साउंड वाले हैं, तो इन्हें मिला के 701 आदमी का हमारा स्टाफ हो जाता है। तो 200 आदमी में कहाँ से करके पाएंगे। हमने इस बार पूरी रिहर्सल करी थी क्योंकि हमें उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से हमें परमिशन मिल जाएगी, बट वो अब नहीं मिली है। तो कोई बात नहीं, हम उसे अगले साल अपना और बेस्ट देंगे, जितना हम बेस्ट दे सकेंगे। बाकी हमारा CCN के माध्यम से हम पिछले साल की रामलीला अपनी टेलीकास्ट करेंगे 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, उस पर टेलीकास्ट होगी। और हमारा फेसबुक पे भी पेज है श्री धाम रामलीला कमेटी के नाम से। आप फेसबुक पे भी हम वहाँ पे 9 से 11 चलाएंगे रामलीला को अपनी। इंस्टाग्राम पे भी चलाएंगे, जितना भी हमसे हो सकेगा सोशल मीडिया के थ्रू हम कल से रामलीला अपनी चलाना चालू कर देंगे। दिल्ली में पॉल्यूशन को देखते हुए हालात काफ़ी खराब हैं। सरकार की तरफ से बढ़ रहे पॉल्यूशन को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हमारे रिपोर्टर कुणाल शर्मा ने जाकर CBD ग्राउंड का दौरा किया तो वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पॉल्यूशन को देखते हुए सारे एहतियात बढ़ते जा रहे थे। समय समय पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था। सीमेंट की बोरी और बालू को ग्रीन कवर से ढका हुआ था। ग्रेप के सारे नियम का पालन किया जा रहा था। आपको बता दें, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी खराब चल रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए ग्रेप लागू कर दिया गया है, जिससे लोगों को पॉल्यूशन की समस्या से थोड़ी बहुत राहत मिल सके। भाई साहब, ये यहाँ पर रेतीली जगह है, जिसकी वजह से हम लोग इस पर दिन में पानी मार देते हैं और मज़दूरों को कोरोना की वजह से 2-2 मीटर 2.5 मीटर की दूरी पर काम कराते हैं और सबको मास्क वगैरह दिया हुआ। उसके लिए जो अपना हमने मटेरियल मंगाया हुआ उस पर ग्रीन कपड़ा डाल देते हैं और रास्तों पर कपड़ा पानी की बौछार मार देते हैं। काम रोक दिया जाएगा, पहली बात। दूसरा ये कि जब काम नहीं होगा तो मज़दूर मेरे चले जाएंगे। मैं सारे मज़दूरों को अपनों को जो हिदायत देता हूँ कि बस हर मज़दूर 2 मीटर की दूरी पर है और मास्क लगा कर रहे। इससे ये है कि फिर सुबह को जो है उसके ड्यूटी टाइम से पहले जो है इस पर पानी मार दिया जाएगा, ताकि मज़दूरों को या किसी को भी प्रदूषण ना फैलने का कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा 9 से 6 बजे तक काम होता है। मैं 4 से 5 दफ़े पानी मारता हूँ
और मजदूरों की तो हमेशा हर घंटे पर देखभाल रखता हूँ कि एक दूसरे से दूर रहें। कोरोना काल के दौरान दिल्ली में कई अस्पतालों में हालात ठीक नहीं है। सैलरी को लेकर अस्पताल के कर्मचारियों को परेशान होना पड़ रहा है। काम कर्मचारी कर रहे हैं पर सैलरी उनको समय पर नहीं मिलती है। कई बार तो कई महीनों से सैलरी नहीं मिलती है। सफाई कर्मचारियों के यूनियन ने स्वामी दयानंद के एमएस को लेटर लिखा था कि वो सफाई कर्मचारियों को सैलरी दें, जिसके कुछ देर बाद सफाई कर्मचारियों को सैलरी दे दी जाती है। जल्दी अस्पताल के और स्टाफ्स को भी सैलरी मिल जाएगी। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।